जैसे भी रील में दिखाते हैं वैसा रियल में भी होता है क्या? अक्सर केसेस में देखा गया है कि जो शादी करके आई है ये वैसी होनी चाहिए ना, समाज के सामने दिखाती है सती सावित्री, पर घर में जाने के बाद में उसका बिहेवियर ऐसा होता है, वो सास को मारती है। सर लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं, उसको लीगल ठहराया गया है क्या? डीवी केस में वो कवर होता है। कुछ लड़कियां लड़कों को फर्जी रेप केस में फंसा देती हैं। वहाँ पे लड़कों के पास कोई चॉइस ही नहीं होती, उनकी कोई सुनता ही नहीं है, वो सही है गलत है जो भी है नहीं है, उनको सीधा उठा के अंदर डाल दिया जाता है। क्योंकि मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूँ जिनका घरदार नहीं है, बारिश में इनके सोने के होते हैं प्रॉब्लम, तो ये लोग छोटी मोटी चोरी पूरी करते हैं और बारिश के 3 महीने जेल में जाके रहते, फ्री का खाना खाते और बाद में गुनाह कबूल करके बाहर आते। सर ऐसी कौन सी बेसिक धाराएं हैं जो हर आम इंसान को पता होनी चाहिए? गली मोहल्ले के जो नुक्कड़ पे लोग खड़े होते हैं, जो थोड़े छिचोरी मवाली गुंडे टाइप लोग होते हैं, उनको कायदे के बारे में आपसे और बाकी के आम लोगों से ज्यादा मालूम है। ऐसा कोई कानून है जो सिर्फ मेल्स के लिए हो? आम जनता को ऐसा लगता है कि जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें थोड़े से सुधार होने चाहिए, क्योंकि पत्नी पीड़ित लोग बहुत है। ऑन अ फेयर नोट, हेलो नमस्ते राम राम जी, मैं इशिका चौधरी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चौधरी पर। दोस्तों आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो हाई कोर्ट में वकील हैं, उनका नाम है संदेश मनी। और मैंने सोचा कि यहाँ वहाँ की सारे गेस्ट की बातें बहुत हो गई, तो थोड़े से कानूनी दाव पेच सीखते हैं और सुनते हैं असल से कि आजकल सोसाइटी में चल क्या रहा है। तो बिना देर किए आइए मैं अपने गेस्ट से आपको मिलवाती हूँ। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैडम। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर समय निकाल कर आए। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। शुरू से शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, है ना, थिएटर में कोर्ट चल रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, या जैसे भी रील में दिखाते हैं वैसा रियल में भी होता है क्या? एक्चुअल में वैसा रियल में नहीं होता है, हंसी मजाक हाँ होता है। हाँ। कोर्ट में जैसे टीवी में दिखाते हैं वैसा तो एक्चुअल में नहीं होता है। ओके। टीवी में जो मन आया वो दिखा दिया। हाँ। कोर्ट में एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, और मोस्टली रील में या टीवी में लोग आधा 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 जैसा चाहिए वैसा बताते। कोर्ट्स में एक प्रोसीजर है, कायदे का किताब है, उस हिसाब से हमें फॉलो करना पड़ता है। पर हंसी मजाक हाँ होते हैं। कोई विटनेस बॉक्स में एडवोकेट साहब वकील साहब क्रॉस कर रहे हैं, उसमें कुछ सवाल पूछ लिया, विटनेस ने कुछ उल्टा जवाब दे दिया, या समझो विटनेस उल्टा झूठ बोल रहा है। अच्छा। झूठ बोल रहा है, वकील साहब चल रहे, विटनेस चल रहा है, झूठ बोल रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आता है वहाँ विटनेस ट्रैप हो जाता है। ओह। फिर वहाँ पे एक जो माहौल होता है, पहला एकदम सस्पेंस 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 आता है कि ये आएगा 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 विटनेस, और एक जगह ऐसा आता है कि वो विटनेस ट्रैप हो जाता है, ये झूठ बोल रहा है। फिर ऊपर जज साहब को भी समझ में आता है, और वकील साहब को भी समझ में आता है, और विटनेस को भी समझ में आता है, और पीपी को भी समझ में आता है कि पकड़ा गया। पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हाँ। वो वकील साहब, सरकारी वकील साहब को भी समझ में आता है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर उस वक्त हम सजेशन देते हैं, वकील साहब सजेशन देते हैं, आप जो बोल रहे हैं झूठ है, ऐसा है वैसा है। वो उनका केस पुटअप करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा हुआ। तो फिर कभी कभी सजेशन में हंसी मजाक हो जाती है, या एखादा विटनेस है, पंच विटनेस है, कोई चीज़ का पंचनामा है, या कोई डॉक्टर है, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, वहाँ पे किस्से हो जाते हैं, वहाँ पे हंसी मजाक होती है। अच्छा। और एडवोकेसी में अगर एकदम सीरियस मैटर चल रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही कि वातावरण नम, मतलब जो सीरियस हो चल रहा है, कुछ ना कुछ एक ऐसा किस्सा होगा कि पूरा कोर्ट हंसे, या वकील साहब हंसे, या खुश हो जाए। अच्छा। ऐसा तो उसके बिना वकालत चल ही नहीं सकती। नहीं, जैसे दिखाते हैं कि जजेस बहुत कूल होते हैं, या फिर जो जनता बैठी रहती है वहां से उठ के कोई भी बोल देता है जज साहब मुझे बात करनी है, तो वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। एक तो कायदे के किताब में कोर्ट सबके लिए ओपन है, वो बात सत्य है। पर कुछ कुछ केसेस है जहाँ पे स्पेशल एक्ट में, एग्जाम्पल पॉक्सो का केस है, जहाँ पे एक छोटी बच्ची के ऊपर रेप हुआ है, या उसके साथ में कुछ गलत हुआ है, वो सब केसेस में लोगों को, पब्लिक को अलाउड नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल लॉ है। और वहाँ पे उस कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वकील साहब, जज साहब, उन्होंने भी एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि वो चाइल्ड फ्रेंडली हो। तो वहाँ उस समय पे पब्लिक को वहाँ पे एंट्री नहीं है। पर प्राइवेसी रखी जाती है। नहीं,
हाँ प्राइवेसी तो रखी जाती है, पर पब्लिक चाइल्ड एटमॉस्फेयर चाइल्ड से राइट। चाइल्ड को कूल करने वाला या चाइल्ड से नॉर्मल, फ्रेंडली हाँ। एटमॉस्फेयर वैसा बनाना चाहिए। इसलिए लोगों का इनफैक्ट जो एक्यूज पर्सन होता है, आरोपी जो होता है, वो भी नहीं दिखना चाहिए, ऐसा भी है। पर बाकी जनरल केसेस में पब्लिक को एंट्री है कोर्ट में, पर पब्लिक कुछ भी, मुझे लगा पापा मुझे बोलना है वकील साहब, जज साहब ये झूठ है, ऐसा नहीं होता है। और अक्सर रील्स में या टीवी में क्या दिखाते हैं कि एक वकील बोला, फिर इमीडिएटली उसको काट के दूसरा वकील बोला, राइट। इमीडिएटली कुछ पब्लिक में से उठ के कोई बोला, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में दो पक्ष होते हैं, एक तो सरकारी पक्ष होता है और आरोपी का वकील होता है। आरोपी एक से ज्यादा हो गए तो एक से ज्यादा वकील हो गए, उनका टर्न आने पे वो बोलेंगे। पर जैसे रील में या पब्लिक प्लेस में दिखाते टीवी में, वैसा तो जरा भी नहीं होता। अगर वैसा होगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और उनके ऊपर कायदे से कार्रवाई होगी। ओके। सो सर, आपको ये प्रोफेशन में कितने साल हो गए? तकरीबन अभी मुझे प्रोफेशन में 10 साल हो रहे हैं। जब मैंने लॉ स्टार्ट किया था तब से मैं मेरे सीनियर RS भटकर के साथ में हूँ। वो ट्रायल के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। उसी तरह मैं उनकी सीनियर श्रीकांत दुखंडे साहब के साथ में भी काम किया। वो CBI के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, बाद में वो ED में भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर काउंसिल थे। पर बीमार होने की वजह से वो, अभी उनका निधन हो गया कोविड में, और उनके साथ में भी मुझे काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला। तो मैं मेरे सीनियर मिस्टर भाटकर जो है, RS भाटकर, उनके आशीर्वाद से वकील कैसा होना चाहिए, क्या एथिक्स होने चाहिए, ट्रायल कैसा करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स कैसा करना चाहिए, चार्जशीट कैसा पढ़ना चाहिए, वो सब उन्होंने मुझे सिखाया। और आज भी जब भी मैं कहाँ पे कोई केस में फंसता हूँ या कुछ रास्ता समझ में नहीं आता है, मैं उनको अब हमेशा याद करता हूँ और रोज़ उनको जाके मिलता हूँ। क्योंकि भटकर साहब और मैं एक सेशंस कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में काम करते हैं। मैं हाई कोर्ट में भी काम करता हूँ। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में एक बिल्डिंग का फ़र्क है, तो उनके वजह से मैं एक अच्छा ट्रायल एडवोकेट हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ओके सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर आप बता पाएं कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस कौन से हैं? सबसे ज़्यादा केसेस तो अलग अलग एक्ट में है। मोस्टली IPC में केसेस है, इंडियन पिनल कोड में केसेस है। पर जहाँ पे गैंग है वहाँ पे स्पेशल एक्ट आने के बाद में, एग्जांपल महाराष्ट्र में लेट मुंडे साहब के आशीर्वाद से MCOC करके कायदा बना। वो MCOC कायदे में जो संगठित गुनहगार होते हैं, मतलब जो अपने पैसा कमाने के लिए गैंग बना के क्राइम करते हैं, अभी समझो आप है, मैं, गैंगस्टर्स, हाँ, हम लोग ने गैंग बनाया, हमारे गैंग के लीडर हो, हम एक जगह पे रहते हैं, वो एरिया में हम लोग दहशत निर्माण करते हैं। दहशत क्यों निर्माण करते हैं? क्योंकि आपका नाम बताया, भाई इशिका के गैंग का हूँ, पैसा निकाल, तो समझे। ऐसे लोगों के ऊपर एक ये आने के लिए, किधर तो भी लिमिट आने के लिए, ऐसा गैंग नहीं हो, सब जगह पे शांतता हो, गैंग वॉर नहीं हो, मारामारी नहीं हो, पीस हो, इसलिए ऐसे सब स्पेशल एक्ट्स MCOC है। यूपी में यूपी गैंग क्रिमिनल एक्ट है, वो सब एक्ट स्पेशल एक्ट निकले हैं। ओके। पर IPC में मोस्टली केसेस IPC में है, क्योंकि whenever an offense is committed, primary it is committed under the code, Indian Penal Code, now it is a BNS, भारतीय न्यायिक संहिता 2023 में वो एक्ट निकला था, बट वो इन्फोर्स 1 जुलाई 2024 से हुआ है। ओके। अभी वो BNS में है। पर BNS में जो, और IPC में सिर्फ कुछ सेक्शंस बढ़ाए गए और कुछ सेक्शंस डिलीट किए गए, अदरवाइज बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर एक्ट है और उनके सेक्शन नंबर बदली किए गए, बाकी डिफिनेशंस, एंड इट इज़ मोर सिंप्लीफाइड वे। क्योंकि क्या होता था, IPC में गुनाहगार गुनाह कर रहा था, डिफेंस एडवोकेट जैसे हमारे जैसे लोग जो आरोपी लोगों के वकील है, वो कुछ ना कुछ भागने का रास्ता निकालते थे। हाँ, ऑन अ सीरियस नोट। सर, आप खुद ही अपने बारे में, मैं मेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ। क्या होता है, देखो, अभी कायदे में लूप होल्स होते हैं, एडमिटेड पोजीशन है, तो वो लूप होल्स बंद करने के लिए अभी ये जो BNS करके जो नया कायदा आया है IPC को रिपील करके, उसमें भी दे हैव टेकन केयर दैट डिफेंस एडवोकेट्स और एडवोकेट्स ऑफ द एक्यूज पर्सन, आरोपी लोगों के वकील,
रास्ता भागने का रास्ता नहीं निकला तो दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि सर एक सर्वे के हिसाब से शायद हमारे इंडिया में डाउरी के या फिर रेप केसेस ज़्यादा हैं। हाँ, मैं उसके ऊपर भी मैं 5 मिनट बोलूँगा। बिल्कुल। क्या है, अभी प्रायर टू 2012 निर्भया का केस होने के पहला हमारे यहाँ पे रेप 375 में उसको बोलते थे रेप, और 376 में उसका ये था पनिशमेंट प्रेस्क्राइब किया था इंडियन पिनल कोड में। ओके। उसमें स्टैट्यूटरी रेप करके एक प्रोविजन था। वहाँ पे एज ऑफ कंसेंट वो 16, मतलब 16 साल से नीचे, या किसी से या मतलब 16 साल से नीचे अगर होगा कोई उसके साथ में रेप किया या उसके साथ में बिना कंसेंट के उसके साथ में फिजिकल हुए, फोर्सफुली, देन इट वुड अमाउंट टू रेप। ठीक है, जनरली इट इज 18, बट 16 साल के नीचे होगा तो वो स्टैट्यूटरी रेप में गिना जाता था। क्योंकि क्या होता था, इन वेरियस रिलीजन्स लोगों की शादी पहले ही होती थी, पहले मतलब 18 साल के पहले। वहाँ पे उनकी बीवियाँ होती थी 17 साल, 16.5 साल। उस वजह से वो प्रोविजन में कवर किया था, स्टैट्यूटरी रेप में वो आता नहीं था, इसलिए दैट वाज समवेयर एक्सक्यूज्ड। पर निर्भया के केस के बाद में क्या हुआ है, जो निर्भया का दिल्ली में केस हुआ है, तो वहाँ पे एज ऑफ कंसेंट इज टोटली 18। एनी पर्सन आइदर मेल और फीमेल अंडर द पॉक्सो एक्ट, एनी पर्सन बीइंग अ मेल और फीमेल, वो 18 साल के नीचे के लड़के से या लड़की से कुछ भी गलत काम या बदतमीजी करती है या करता है तो उसके ऊपर पॉक्सो के अंतर्गत गुना दाखिल होता है। ओके, 2 साल इंक्रीज कर दी गई। नहीं, अदरवाइज भी वो 18 ही था, बट वो एक्सेप्शन था, 16 साल के नीचे अगर होगा तो स्टैट्यूटरी रेप में एक अलग पनिशमेंट था। अदरवाइज कंसेंट इज ओवर एंड अबव 18 years। बट व्हेन एनी पर्सन, एनी फीमेल, इवन दो शी इज ओवर 18 years of age, वो बोलती है कि मेरे कंसेंट के बिना मेरे साथ में उसने फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश किया है, स्टिल दैट इज रेप। इवन दो शी इज ओवर एंड अबव 18 years of age, स्टिल दैट इज रेप, बिकॉज इन केसेस ऑफ रेप कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरा कंसेंट नहीं है, मैं फीमेल हूँ, मैं 21 साल की हूँ, मैं 25 साल की हूँ, मेरा कंसेंट ही नहीं है, इवन दो इफ आई एम अ प्रोस्टिट्यूट, इवन दो आई एम अ प्रोस्टिट्यूट, बट मेरा अधिकार है मेरा जिस्म किसको भेजना है, बेचना है, सेल करना है। एंड प्रोस्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस। मेरा अधिकार है, मेरा शरीर है, कोई आके जबरदस्ती नहीं कर सकता है भाई बाप ये पैसा ले और मेरे साथ में सो, नो। और रहा सवाल 498 या डाउरी केसेस का, बीच में 498 केसेस में, जब 498 कोड में आया, इंडियन पिनल कोड में कायदा आया 498 केस का, उसके पहले बहुत सी महिलाओं के ऊपर डाउरी के वजह से अत्याचार हो रहे थे। देन देयर वाज अ टाइम व्हेन द पार्लियामेंट थॉट ऐसा कुछ कायदा आना चाहिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन्स। क्योंकि क्या हो रहा था, एक लड़की जाती थी शादी करके, उसका पिताजी दहेज देता था, बट जिसके साथ शादी करते थे उसके घर वाले होते थे लोभी, चाहिए 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 चाहिए। अभी ये जो अगर आप देखोगे कि शादी करने के बाद में जो लड़की के घर वाले पैसा दागीना देते, उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का रीज़न कुछ अलग है, कारण कुछ अलग है। जो पहले हमारे पूर्वजों ने जो कंसेप्ट चालू किया ना, दैट वाज टू सिक्योर द वुमन। क्योंकि शादी होती थी बचपन में 12 साल, 15 साल, 18 साल, ठीक है, वो टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं था, वो टाइम पे ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं था। सो इन दैट सिनेरियो इफ वो लड़की के पास पैसा है ना तो वो अपना ज़िंदगी काट सकती थी। बट लोगों ने क्या किया, लोगों ने लोग के चक्कर में, पैसा बनाने के चक्कर में वो बेचारे माता भगिनियों से अत्याचार करना शुरू किया। और जब ये सब लोगों के पार्लियामेंट के सामने आया कि बाबा ये विषय बहुत बढ़ रहा है, टॉर्चर का विषय है, पैसों के लिए टॉर्चर करते थे, फिर महिलाएं सुसाइड करने चालू हो गई, काफ़ी सारे केसेस में महिलाएं सुसाइड करना चालू हो गई। तो फिर 498 का केस आया, 498A का केस आया, उसमें
जो हस्बैंड है वो और उसके घर वाले महिला के तक मतलब उसके वाइफ के तकरार पे या उसके वाइफ के घर वालों के तकरार पे भी 498 केस रजिस्टर हो सकता है। और उसके हस्बैंड पे, उसके रिलेटिव्स पे, जो वो लड़की को, उसके वाइफ को पैसे के लिए या कोई भी चीज़ के लिए मार रहा है, थ्रेट कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है जिस वजह से वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो या उसकी ज़िंदगी खतरे में हो, उसके ऊपर 498 का गुना दाखिल हो सकता है। ओके। और अभी 2005 में एक नया ये आया है, उसके पहले और एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट करके भी आया है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन और बाकी के प्रोविजन में ऑफेंसेस दिए है कि बाबा अगर 498A लगेगा, और मोर स्पेसिफिकली वो डाउरी के लिए है। मेरी वाइफ से अगर मैं व्यवस्थित उसके ऊपर अत्याचार करता हूँ, मैं उसको मारता हूँ और बोलता हूँ जा तेरे पापा से पैसा लेके आ, मुझे पैसा चाहिए। क्योंकि क्या होता है, समझो अगर मेरे ससुर ने मुझे शादी के दिन गाड़ी दिया, ठीक है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, फिर मैं इसको अत्याचार करूंगा, क्या दिया क्या दिया क्या दिया, अभी मुझे घर चाहिए, जा तू तेरे पापा को बोल घर दे। ये बेचारी जाके वो बोलती है घर पे, पापा ये बोल रहे थे घर चाहिए, कुछ करो। पापा बोलते पैसा नहीं, ये नहीं है, तो ये आके बोलती है घर पे पैसा नहीं है। तो हस्बैंड क्या करता है, उसको मारता है, उसकी सास मारती है, जो भी आ रहा है मार के जा रहा है। तो ये बेचारी इतना परेशान होती है, वो जाती है अपने मैके, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। अगर मैके उसको लगता है कि मैके जाना उचित नहीं है, तो ये क्या करती है, वो खुद को हैंग करती है। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं अबेटमेंट टू सुसाइड के भी, जहाँ पे डाउरी के लिए या पैसा लाने के लिए या इलीगल डिमांड्स के लिए एक वाइफ ने सुसाइड किया है। और 2005 में एक स्पेशल कायदा है महिलाओं के लिए जो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, दैट इज ओनली नॉट फॉर द वाइफ बट इट इज फॉर द एंटायर वुमन कम्युनिटी, from which she can be protected from against the person who is causing domestic violence against her। अभी क्या होता है, अभी ये कायदे का गैर वापर बहुत सारी महिलाएं भी कर रही है। 498 लाया था एक अच्छे इंटेंशन से कि बाबा ये जो कायदा है उसके वजह से महिलाओं का प्रोटेक्शन हो, पर महिलाओं ने क्या किया, मुझे अच्छी मतलब ब्लैकमेल करना चालू किया वो कायदे का डर दिखा के। राइट। आई हैव गॉन थ्रू मेनी केसेस वेयर इट वाज अ प्योर ब्लैकमेल फ्रॉम द वुमन अच्छा फॉर हर हस्बैंड, प्योर ब्लैकमेल, इलीगल डिमांड, मुझे अकेले रहना है, मुझे मेरा घर चाहिए, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर, मुझे कम से कम 15-20-50 हज़ार रुपये महीने का दे। क्यों? मुझे शॉपिंग करनी है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, संसार करना नहीं है मुझे मेरे हिसाब से। फिर शादी क्यों की है? उसके बाद में जो डीवी का जो एक्ट आया है, डीवी के एक्ट में क्या होता है, जैसा बहू सास के ऊपर डीवी का केस कर सकती है, वैसा सास भी बहू के ऊपर केस कर सकती है। अच्छा। हाँ, ओके। ऐसा उस डेफिनेशन में है। और ऐसे केसेस है जहाँ पे सास लोगों ने बहू के ऊपर, उनके बच्चे के ऊपर केसेस किए हैं। वो जो जिसको बोलते क्रॉस केस करना? नहीं। ओके, क्रॉस केस नहीं, क्रॉस तो केस ये सर कौन सी एक्ट के तहत आता डीवी है? में, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये सास वाला भी उसी में, ये हाँ, सब एक में ही, हाँ, एक ही एक्ट वो में। सब क्या होता है, अभी घर में 4 महिला है, हाँ, ठीक है, 5वीं महिला शादी करके आ रही है। जैसे ये 5वीं महिला जो शादी करके आ रही है ना, उसको ये 4 महिला से प्रोटेक्शन के लिए वो एक्ट है ना, डीबी एक्ट, क्योंकि वो क्या करती है, वो जाती है, बाबा ये 4 लोगों ने मुझे तकलीफ दिया, मेरे पति ने तकलीफ दिया, मुझे मेंटेनेंस चालू करो, इनको बोले मुझे मारे नहीं। पर ये जो शादी करके आई है ये वैसी होनी चाहिए ना। राइट। पर अगर ये दूध की धुली नहीं है और यही अपने सास को, उसके बाद में अपने पति को, उसके बाद में अपने ननन को, दादी को अगर परेशान कर रही है, तो सास और दादी बीइंग अ फीमेल एंड बीइंग रिलेटेड टू हर बाय वर्च्यू ऑफ द मैरिज और इन द डेफिनेशन इट सेज शादी से संबंधित है, इसलिए ये सास है या इनकी दादी सास है या उनकी ननंद है, वो कोर्ट में जाके केस कर सकती है और बोल सकती है कि बाबा रिस्ट्रेन हर फ्रॉम कमिटिंग एक्ट अगेंस्ट अस। ओके। क्योंकि क्या होता है, अक्सर केसेस में देखा गया है कि बहू जो होती है वो लोगों समाज के सामने दिखाती है सती सावित्री, मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं कुछ, पर घर में जाने के बाद में उसका बिहेवियर ऐसा होता है, वो सास को मारती है, सास को गाली देती है, दादी सास रहेगी तो उसको भला बुरा कहती है, कोई रिस्पेक्ट नहीं। तो उसके बाद में उसकी ननन को भला बुरा कहती है।
तो उस सर्कमस्टेंसेस में हैविंग नो ऑप्शन लेफ्ट, ये सास है या दादी सास है या ननंद है, वो जाते हैं कोर्ट में और बोलते हैं रिस्ट्रेंट करो इसको, हमारे से ऐसा बात नहीं करे, रिस्ट्रेंट करो हमको मारने से। तो ऐसा होता है क्योंकि ये क्या है, घरगुती केस है और पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा एनसी रजिस्टर करके ले सकती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और बाकी कुछ नहीं कर सकती है। अगर आपको कुछ कार्रवाई करनी है, रिस्ट्रेनमेंट ऑर्डर चाहिए या जो कुछ भी रिलीफ चाहिए, उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और डीवी एक्ट है जो एक महिलाओं को दूसरे महिला के खिलाफ बचा सकती है। अच्छा, डीवी एक्ट में आजकल लिव इन रिलेशनशिप भी कवर कर रहे हैं। ओके, तो एनी पर्सन हु इज इन लिव इन रिलेशनशिप विद अदर फीमेल, सपोज आई एम इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप विद अ गर्ल एक्स, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डीवी पहले तो एप्लीकेबल नहीं था, बट सुप्रीम कोर्ट एंड सर्टेन जजमेंट्स हैज लेड डाउन लॉ वेर इन हाई कोर्ट हैड स्टेटेड दैट लिव इन रिलेशनशिप भी कवर होता है, ओके, subject to correction, but there is a law which is developed. सर लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं, उसको लीगल ठहराया गया है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर डीवी केस में वो कवर होता है। ओके, मैं आपको यही समझा रहा हूँ, डीवी केस में वो कवर होता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, कुछ अपने जो हिंदू धर्म के बाबा हैं उन्होंने इस पे कुछ बयानबाजी की है कि लिव इन सही है या गलत है, फिर जनता ने उस पर बैक फायर किया है। हाँ। तो कानून के तहत ये इसको रजामंदी मिली है कि नहीं, ये लीगल है कि नहीं? ओके, नहीं, इलीगल भी नहीं और इलीगल नहीं है ऐसा कभी अभी तक पार्लियामेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है। नहीं, लीगल भी नहीं, ऐसा कोई एक्ट अभी नहीं है। लीगल भी नहीं है और इलीगल भी नहीं है ऐसे, पर लिव इन रिलेशनशिप ये टर्म को एक्सेप्ट किया है न्यायालय ने। ओके, पर ये इलीगल है ऐसा न्यायालय ने भी कहा नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, सोसाइटी बदल रही है। अभी हम बाबा आदम के ज़माने में नहीं है, राइट। हम लोग अभी एक 5G 6G 7G ऐसे ज़माने में जहाँ पे सोसाइटी बदल रही है, हर दूसरे तीसरे दिन अलग 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 कंसेप्ट आ रहे हैं। एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब चीज़ का दखल ले रही है, और एज एंड व्हेन टाइम इज रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल अभी LGBT के भी राइट्स उन्होंने ये किया है, राइट, एक्सेप्ट किया है। LGBT का भी समान अधिकार है, सब एक्सेप्ट किया, उनको भी अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए। क्योंकि कैसा है, आर्टिकल 14, 19 और 21 टोटली स्पीक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। ओके, एंड फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू एवरीवन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, एवरीवन। तो ऐसा है, उनका भी अधिकार है, भले बिना शादी के रह रहे, बट उनका कुछ ना कुछ अधिकार है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है लिव इन रिलेशनशिप में, ओके, हाई कोर्ट्स बोल रहा है, तो वो कुछ उसके ना ऊपर कुछ अभी अधिकार कोडिफाइड लॉ नहीं आया है। ओके, सो वो कुछ ना कुछ अधिकार में क्या अधिकार है वो अभी एक्सप्लेन नहीं हुआ है। एग्जाम्पल फिर से बता रहा हूँ, आई एम इन अ रिलेशनशिप विद वन गर्ल, ठीक है, हमारा लिव इन रिलेशनशिप है, शादी नहीं किया है। अगर मैं उसके ऊपर अत्याचार कर रहा हूँ ना, तो उसके ऊपर 498 तो लग नहीं सकता है, क्योंकि मेरा शादी तो नहीं हुआ है उससे। ओके, बराबर है, तो क्या लग सकता है, तो डीवी लग सकता है क्या? सम ओपिनियन इज यस, ओके, शी कैन गो इन द डीवी कोर्ट, शी कैन फाइल केस, शी कैन क्लेम फॉर मेंटेनेंस, ऐसा है। और सर ये जो केस होता है इसके बदले में मतलब कि सजा का प्रावधान क्या है, कितनी पनिशमेंट मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसे होगा? 498 एक केस में 3 साल तक सजा है। ओके, पर उस केसेस को काफ़ी टाइम लगता है चलने के लिए, और उसमें कन्विक्शन रेट या सजा लगने का रेशो भी बहुत कम है। क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस आज के दौर में तो कुक्ड अप है, मतलब मेड अप केसेस है, राइट। और अल्टीमेटली क्या होता है, जो महिला होती है फीमेल, उसको जो पैसा चाहिए उसका हस्बैंड देने के लिए तैयार होता है, मैटर सेटल होता है और कॉशिंग हो जाता है हाई कोर्ट में, तो रेशियो बहुत कम है उसका कन्विक्शन का, और वो दैट इज यूज्ड एज वेपन फॉर मिंटिंग मनी, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सीन दैट। सो यू नो कुछ केसेस ऐसे हैं कि कुछ लड़कियां लड़कों को फर्जी रेप केस में फंसा देती हैं, वहाँ पे लड़कों के पास कोई चॉइस ही नहीं होती, उनकी कोई सुनता ही नहीं है, वो सही है गलत है जो भी है नहीं है, उनको सीधा उठा के अंदर डाल दिया जाता है। आजकल क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने लॉ डेवलप किया है। एखादा मतलब व्हेन वन एक्ट इज एन ऑफेंस, क्या होता है, ये लड़कियां होती है रिलेशनशिप में,
होती है 18 साल के ऊपर, उनको अच्छे बुरे की समझ होती है, फिर भी वो लोग फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं और बाद में ऐसा बोलते हैं कि वो जो लड़का है वो बोला शादी करूंगा इसलिए मैंने फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया. नाउ सुप्रीम कोर्ट सेज नथिंग डूइंग, दैट इज नॉट अ रेप, बिकॉज यू न्यू व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस. आपको पता था, आप 18 साल के ऊपर थे, आपको पता था, हाँ, इनफ मैच्योरिटी था. सुप्रीम कोर्ट बोलता है ऐसे केसेस में रेप नहीं बोल सकते, और इसलिए अगर जहाँ पे ऐसा केसेस है वहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल मोस्टली मिल जाता है. आई हैड वन केस, मैटर इज स्टिल पेंडिंग, बट मेरे पास में एक ऐसा केस था, है रादर, ट्रायल पेंडिंग है. ये लड़के ने एक प्रोफाइल बनाया था मैरिज शादी.com या कोई तो भी ऐसा वेबसाइट पे. वहाँ पे एक लड़की मिली उसको. ओके. पहले दिन मिली, बात हुआ, ऑनलाइन बात हुआ, फ़ोन पे बात हुआ, और एक जगह पे मिलने का डिसाइड हुआ. अकॉर्डिंगली ये लोग वहाँ पे एक जगह पे गए. उसके बाद में वापस घर पे आए. उसके बाद में वापस मिलने का डिसाइड हुआ. सिर्फ 2-3 मीटिंग के बाद में ये लोग दोनों लॉज पे चले गए. ओके. फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ. बाद में 1-1.5 साल घूमे, पर इनका बीच में कुछ बन नहीं रहा था, आपस में बन नहीं रहा था, इसलिए उनका सही से चला नहीं, इसलिए शादी नहीं हुआ. ऑल ऑफ अ सडन पता चला कि लड़की ने रेप केस डाला है. वो मैटर मुझे किसी एडवोकेट ने ब्रीफ किया था. तो हम लोग ने पेपर्स देखा. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पेपर्स देखने के बाद में ऐसा पता चला कि वो शायद 1.5 महीना प्रेग्नेंट थी. और उसका ये किया था, अबॉर्शन किया था, और वो एफआईआर में आया था. तो क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था. इंस्ट्रक्शंस लेते लेते उसको पूछा कि ये क्या है. उसने बताया सर ये सच बात है, हम लोग ने फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश किया, पर ये जो बोल रही है वो झूठ है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस मुझे मिला था, अगर उस दिन से भी अगर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट रिलेशन अगर मैं पकड़ता तो भी 1.5 महीना प्रेगनेंसी का नहीं हो रहा था. अच्छा. हाँ, और वो भी मैं 1.5 महीना कैसा पकड़ रहा हूँ, 30 डेज वाला कैलेंडर नहीं, जो मेडिकल का मतलब मेडिकली जो पकड़ते हैं, प्रेगनेंसी वीक पकड़ते हैं, वो अकॉर्डिंग टू दैट वीक शी वॉज 1.5 months प्रेग्नेंट, बट दैट वॉज नॉट कोरैबोरेटिंग और मैचिंग विद द एविडेंस. अच्छा. ट्रायल कोर्ट मतलब एबीए कोर्ट ने हमको इमीडिएटली एबीए दिया, और वो केस में क्लाइंट को लग रहा था रिलीफ नहीं मिलेगा, बट वो टेक्निकल पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से फॉर्चुनेटली हमको एबीए मिला. वी वर नॉट अरेस्टेड. अभी वो मैटर पेंडिंग है, इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ. ओके. सर, ये जो हम बात कर रहे थे कि वो झूठे रेप केसेस में लड़कियां फंसा देती हैं, तो उसमें कितने % चांसेस होते हैं कि लड़के को सज़ा मिल जाती है या वो बच जाता है? आजकल मुंबई में आधा से ज़्यादा रेप केसेस, या सिटीज़ में आधा से ज़्यादा रेप केसेस जहाँ तक मैंने देखे झूठ है. राइट. उसी तरह रेप केस का मतलब जो रेप का जो प्रोविज़न है उसका भी गैर वापर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लेवल तक हो रहा है. उसी तरह पॉक्सो जो एक्ट आया है, स्पेशल एक्ट, उसका भी गैर वापर काफ़ी लेवल पे हो रहा है. रिसेंटली मैंने कहाँ तो पढ़ा, या आई डोंट रिकलेक्ट, बट ये जो रेप केसेस डाल रहे हैं, क्या होता है, रेप विक्टिम को है ना मनरेगा या मनोरमा स्कीम के नीचे रेप विक्टिम को कंपेंसेशन मिलता है. अच्छा. तो कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी करके किसी को ना किसी को रेप का विक्टिम दिखा के वो पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं. और ये शायद कोर्ट के भी नज़र में आया, किसी जजमेंट में किसी तो भी कहाँ तो भी पढ़ा हूँ. हाँ. तो इस प्रकार से सर, उस टाइम पे जो बंदा इनोसेंट है और उसके ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगाया गया, तो उसकी मेंटल स्थिति कैसी होती होगी? देखो, अरेस्ट इन वॉट एवर केस राइट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. बिल्कुल. मतलब आप एक दिन तो छोड़ो, आप 1 घंटा भी सोचोगे नहीं कि मैं वो हवालात में काटूं. राइट. आदमी उसके वजह से डिप्रेशन में जाता है. अरेस्ट हो नहीं, इसलिए आदमी अपनी प्रॉपर्टी बेच के अच्छे से अच्छा वकील करके सुप्रीम कोर्ट तक
उसको न्याय मिले उसके हिसाब से, उसको अरेस्ट नहीं हो, अच्छे से अच्छा वकील करके सुप्रीम कोर्ट जाता है। क्योंकि वो जो अरेस्ट है ना, अरेस्ट किसी को ताबेल में लेना, वो पूरे चारित्र पे कलंक लगा दिए, बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे चारित्र पे, और आदमी कई पीढ़ी पीछे चला जाता है। जो अच्छा चाहे वो इनोसेंट हो या नहीं हो, लेकिन एक दाग लग जाता है। अगर आप हैबिचुअल क्रिमिनल हो, क्योंकि मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनका घरदार नहीं है, बारिश में इनके सोने के होते हैं प्रॉब्लम, तो ये लोग छोटी मोटी चोरी पूरी करते हैं और बारिश के 3 महीने जेल में जाके रहते, फ्री का खाना खाते और बाद में गुनाह कबूल करके बाहर आते। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसे भी लोग हैं ऐसे भी लोग हैं। बट जो अच्छा लोग है, जिस सोफिस्टिकेटेड है, या जो वेल टू डू है, या जो पढ़ा लिखा आदमी है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा ना मैं ऐसे रास्ते पे जाऊं जहाँ पे मेरा नाम खराब हो, मुझे काम नहीं मिले, मैं पुलिस के रिकॉर्ड्स पे चढ़ जाऊं, गवर्नमेंट में काम मिलते मिलते मारा मारी है, ऐसी लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है। इसलिए अरेस्ट इज़ वेरी बैड। सुप्रीम कोर्ट इन सेवरल जजमेंट्स हैव सेड अरेस्ट करने के पहले 10 बार सोचो। अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे लगा कि किसी को अरेस्ट करना है और मैं उठ के गया और अरेस्ट किया, ऐसा नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी गाइडलाइंस दिए। अच्छा। अगर आपको अरेस्ट करना है तो आपको क्यों अरेस्ट करना है, अरेस्टेड का कस्टडी का क्या रिक्वायरमेंट से पहला वो आपको लिखना पड़ेगा केस डायरी में। उसको अरेस्ट करने के बाद में 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के पास खड़ा करना चाहिए, ये तो नियम है ही। पर वो सब केस डायरी और आपने उसको क्यों अरेस्ट किया उसका राइटिंग में कारण देना चाहिए। मैंने आपको ये कारण से अरेस्ट किया है, मुझे आपका ये कस्टडी चाहिए, और वो सब कंप्लाइंस, जो कंप्लाइंस है लॉ का, वो सब दिखना चाहिए। अगर वो कंप्लाइंस नहीं होगा तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट साहब है उन्होंने इमीडिएटली जो अरेस्टेड पर्सन है उसको बेल पे छोड़ना चाहिए। अच्छा सर, हमारे इंडिया की जो न्यायिक व्यवस्था है वो इतनी धीमी क्यों है? उसके एक बहुत से कारण है। एक तो हमारे पास जो पॉपुलेशन है, बहुत पॉपुलेशन है। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास जो लोग हैं वो बहुत कम लोग हैं। और आपको अगर किसी का भविष्य तय करना है, ऐसे उचित लोग चाहिए जो वो एग्ज़ाम्स क्रैक करके जज बोल के वहाँ पे डिजर्विंग हो, जो वो कुर्सी पे बैठे। क्योंकि मैं जानता हूँ, रिसेंटली कहीं पे पढ़ा था कि एक डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 10, 12, 15 पोस्ट थी। काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आए और उसकी ये होते प्री मेंस इंटरव्यू करके ऐसे 3 एग्जाम्स होते हैं। उन्होंने आधे ही पोस्ट भरे, आधे नहीं भरे, क्योंकि उनको उसमें से वर्थ नहीं लगे जो जज बन सके। जितने लगे उन्होंने भरे, जितने नहीं लगे नहीं भरे। तो ऐसे लोग आने चाहिए आगे। ऐसे लोगों को प्रैक्टिस चाहिए, उतना ज्ञान चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट जज बनना या मैजिस्ट्रेट बनना कोई सादा बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कायदे, सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, इतने सारे कायदे आपको जितना पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हर दूसरे दिन कायदा बदलता है, हर तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट कुछ तो बोल रहा है। तो कारण ये है कि हमारे पास केसेस ज़्यादा हैं और जजेस कम हैं। केसेस ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग नहीं है, हमारी जो व्यवस्था है वो केसेस के हिसाब से प्रोपोर्शनेट लेवल पे नहीं है। तो इसलिए सरकार बहुत से कदम उठा रही है। अभी डिस्ट्रिक्ट्स में, तालुका प्लेसेस पे अभी क्रिमिनल कोर्ट्स खुल रहे हैं, सिविल कोर्ट्स खुल रहे हैं। हाल ही में मैं जानता हूँ पिंपरी चिंचवड़ में एक कोर्ट खुला है। इनफैक्ट अभी एक 18 तारीख को कोल्हापुर में बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बेंच, सर्किट बेंच का उद्घाटन है बॉम्बे हाई कोर्ट का। इस 18 तारीख को। तो उससे हाई कोर्ट का जो प्रिंसिपल बेंच है बॉम्बे में, वहाँ पे थोड़ा काम कम होने की संभावना है। बर्डन कम हो जाएगा। बर्डन कम होगा। तो वो एक अच्छा है, क्योंकि कोर्ट्स खुल रहे हैं। क्योंकि अभी सरकार के भी ध्यान में आ रहा है कि लोक संख्या इतनी है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली देखो, लोग तय करके ही तो क्राइम करते नहीं है। बिल्कुल बराबर है। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो अटक जाते हैं, अटकाई दिए जाते हैं, कॉन्स्पिरेसीज होती है। और अगर आप देखोगे तो जब इलेक्शन आता है तब काफ़ी सारे लोगों को अटकाया जाता है। राइट। तो उस हिसाब से कोर्ट, नए नए न्यायालय खुल रहे
और वी आर प्रोग्रेसिंग। ओके सर, ये जो अपनी कानूनी प्रक्रिया है ये इतनी महंगी है कि लोगों के घर ज़मीन तक बिक जाते हैं, और लोग कहते हैं कि भगवान दुश्मन को भी कानून अदालत कोर्ट में ना पहुंचाए। तो ऐसा क्यों है? ये इतनी महंगी क्यों है? एक तो महंगी इसलिए है कि एक अगर आप सिविल सूट फाइल कर रहे हो तो सिविल सूट फाइल करने की कुछ फीस होती है, कोर्ट फीस जिसको हम बोलते हैं। कोर्ट फीस कोर्ट में भरनी पड़ती है। एक दो, आप सबको ऐसा वकील चाहिए जो नामचीन हो। बिल्कुल बराबर है, जो हमारा काम देख करके जाए। ठीक है, एक एक एडवोकेट है, एक वकील साहब है जो बहुत होनहार है बट उनका नाम नहीं है, या वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस से बिलोंग करते हैं या तालुका प्लेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसको एक सिटी का आदमी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो तालुका से आता है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट से आता है। मुंबई के एडवोकेट को क्यों अपॉइंट करेगा? मुंबई का एडवोकेट मतलब उसका फीस वैसा, स्ट्रक्चर वैसा होता है। बिल्कुल। ठीक है, और सेकेंडली एडवोकेट्स अगर फीस लेते हैं तो वो उनके हक का फीस लेते हैं। क्योंकि एडवोकेट्स लोगों को, वकील साहबों को आज मतलब इतना बर्डन होता है, 24/7 365 बर्डन होता ही होता है। आप पर्सनल फैमिली के साथ में हो, आप किधर भी हो, सोते हो उठते हो, अगर आप देखोगे तो आपको एडवोकेट्स जो है उनकी बॉडी शेप में कभी नहीं दिखेगी। सब आजू बाजू से बाहर निकला है, पेट बाहर निकला हुआ है, बाल कम है। क्यों? क्योंकि 365 वो लोग सोचते हैं, दे आर थिंकिंग जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, राइट? स्ट्रेस है और पढ़ाई उतना है ना। सी, अब एक एडवोकेट के ऑफिस में आप जाओगे तो आप मोटी मोटी किताबें देखोगे। बिल्कुल बराबर है, 5 आदमी उसके नीचे काम कर रहे हैं। बराबर है, एक टीम काम कर रही है। उसका ऑफिस है, उसका क्लार्क है, उसके लोग है, वो सब मैनेज करना पड़ता है। उसके लिए वकील की फीस बहुत होती है और वो उसका हक का पैसा होता है और उसने करना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। सर, ऐसी कौन सी बेसिक धाराएं हैं जो हर आम इंसान को पता होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल 14, 19, 21। ओके। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। बेसिक धारा है ना, जो अगर आप गली मोहल्ले के जो नुक्कड़ पे लोग खड़े होते हैं, जो थोड़े छिचोरी मवाली गुंडे टाइप लोग होते हैं, उनको कायदे के बारे में आपसे और बाकी के आम लोगों से ज़्यादा मालूम है। राइट। ठीक है, ऐसे लोगों को ज़रूरत नहीं है। शहर के लोगों को न्याय देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कहाँ पे? बेसिक फंडामेंटल्स, छोटे छोटे अधिकार है, कहाँ पे ज़रूरत है? डिस्ट्रिक्ट्स में, तालुका प्लेस में। उनको उनके अधिकार पता नहीं है। आज भी ऐसे स्टेट्स है या ऐसी जगह है वहाँ पे उनको उनका बेसिक राइट्स मिल नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर में घुसने नहीं दे रहे, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको खाना नहीं दे रहे। और ये कौन कर रहा है? जिसको कायदा पता है, पर्सन हु इज इन पावर। ऐसे लोग उनके साथ में ये सब करे और ऐसे लोगों को न्याय देने की ज़रूरत है। पर मैं एक स्टेप आगे जाके बोलता हूँ कि उनको न्याय सिर्फ न्याय दे के ही मतलब नहीं है। देखो, मैंने आपको न्याय दिया, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट प्लेस और तालुका प्लेस, मेरे पास न्याय है। ठीक है, पर वो न्याय का मैं करूँ क्या? अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और मेरी कुछ सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि आई एम हेल्पलेस, राइट, फिर वो न्याय का यूज क्या है? उसके साथ में न्याय नहीं देना काफी नहीं है, बट उनको ऐसा भी कुछ मार्ग दिखाना चाहिए या समझाना चाहिए कि प्राइमरीली आपके साथ में अगर ऐसा होता है तो आपने क्या करना चाहिए, अगर एक आदमी आपकी सुनवाई नहीं करता है तो क्या करना चाहिए। वो सब चीज़ की ज़रूरत है और हम वो नहीं दे रहे। बेसिक फंडामेंटल्स हम लोगों को नहीं सिखा रहे और वो सब हमें सिखाना चाहिए। कि आजकल सब लॉ, मोस्टली लॉ कॉलेजेस को एक ऐसा जवाबदारी दिया है कि कायदे के बारे में एक प्रोग्राम रखे अलग अलग जगह पे, अलग अलग माध्यम से, और बेसिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में, बेसिक राइट्स के बारे में उनको इनलाइटन करे। उसी तरह जो गरीब लोग हैं,
जो एडवोकेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उसलिए भी मुंबई में डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस अथॉरिटी करके, जहाँ पे विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी तरह हाई कोर्ट्स में भी है। उसी तरह काफ़ी एनजीओ भी ये सब काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। पर फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, ये सब हम सिटीज़ में है, इसलिए सिटीज़ के लोगों को वो चीज़ का यूज़ मिल रहा है। पर जो गांव खेड़े में, डिस्ट्रिक्ट्स में, तालुका प्लेसेस में, वहाँ पे क्या एक्चुअली ये सब सेवाएं पहुँच रही है, वो सब वहाँ पे जाके लोगों को इनलाइटन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो गांव सैकड़ों किलोमीटर दूर है। एक गांव यहाँ पे तो दूसरा गांव 20-25 किलोमीटर दूर है, फिर उनका कोर्ट 50 किलोमीटर पे, ठीक है। और लोग गरीब है गांव में, तो मोस्टली आज भी लोग, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स इन विलेजेस। तो और उसी तरह ये जो विधि सेवा जो फ्री मिल रही है, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन फोन क्लिक। तो वो सब जानकारी ऐसे लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है। बिल्कुल। बाकी जानकारी तो मुंबई में हर दूसरे आदमी को है, हर दूसरे आदमी को जानकारी है, बाबा मुझे आज इसके ऊपर केस करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो कोई तीसरा आदमी उसको समझाता है, ये नंबर ले, ये एड्रेस ले, इधर इधर जा, उनको जाके मिल, ऐसा ऐसा हुआ है बोल, वो आपको वकील देंगे, आपका काम चालू हो जाएगा। सर बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा, बाहर ही सेटलमेंट कर लेते हैं, बहुत दुख झेल लेते हैं, टॉर्चर झेल लेते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी जाना पसंद ही नहीं करते हैं। तो वो जो एक इमेज बनी हुई है हमारी न्यायिक व्यवस्था की, उसको कैसे ब्रेक किया जाए? एक तो पहला जो पैरेलल सेटअप जो बाहर चल रहा है, वो पैरेलल सेटअप तोड़ने की ज़रूरत है। आधे से ज़्यादा मैटर्स MP MLA उनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग। सर ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब हमारी न्यायिक व्यवस्था जो है वो अपने आप को उतना आसान साबित कर पाएगी कि हाँ ये इजी प्रोसेस है। प्रोसेस एक्चुअल सालों में इजी साल है। तक केस चलते हैं। प्रोसेस एक्चुअल में इजी है, ठीक है। और वो सालों साल केस चलने का भी एक बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? आज समझो किसी के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ, वो दूसरे दिन कोर्ट में गया, अगर महीने भर में कुछ ना कुछ निर्णय ऐसा हो रहा है, क्योंकि निर्णय होगा तो किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा। क्या होता है जब ये सब चीज़ पेंडिंग रखी जाती है 2 साल 3 साल, तो जो वातावरण जो गर्म होता है घटना घटने के बाद में या डिस्प्यूट अराइज होने के बाद में, वातावरण शांत होने के बाद में ये लोग भी खुद आपस में सेटल कर लेते हैं। फिर कोर्ट का क्या बोलते हैं, अभी हमारा सेटल हो गया है, अभी आप मेहरबानी करो, थैंक यू, अब हमको इसमें से फ्री करो। आपने देखा है कभी ऐसा कि आपका खुद का केस हो या आपके किसी कोलीग का हो कि सबूतों के कमी की वजह से जो गुनहगार था वो छूट गया है? हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। ओके। अक्सर ऐसे ही होता है। मेरे भी केस में मर्डर केस 2-3 ऐसे ही छूटे हैं। ऐसा मोस्टली होता है। तो इसमें पावर का बहुत बड़ा रोल होता है? नहीं, पैसा पावर का रोल नहीं होता है। ओके। देखो, जज जजमेंट देता है जो रिकॉर्ड पे आया है, जो रिकॉर्ड पे आया है वो सब पढ़ेगा, उसके सामने जो जो चीज़, जज साहब के सामने जो जो चीज़ है वो सब देखेगा, कायदे का पैरामीटर अप्लाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केसेस में क्या किया है, क्या बोला है, विटनेस जो डिपोज करके गया है, बोल के गया है घटना के बारे में, उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए तो क्यों रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए तो क्यों नहीं रखना चाहिए, वो सब उसको एक लॉजिकल एंड रीजनिंग दे के लॉजिकल एंड पे लेके जाते हैं जज साहब। मुझे लगता है ये झूठ बोल रहा है इसलिए ऐसा नहीं, उसको बाइज्जत बरी करना इसलिए ऐसा नहीं, बट जो कुछ भी आरोपी के वकील साहब आर्ग्यूमेंट करते हैं, सरकारी वकील साहब आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसके बाद में आरोपी को भी बॉक्स में डाल के आरोपी की भी एक बार सुन के लेते हैं, आरोपी को कुछ बोलना है क्या, या उसको ओथ पे कसम पे खुद को एग्जामिन कर विटनेस देना है क्या, खुद को एग्जामिन करना है क्या, वो सब सुनने के बाद में और जो एविडेंस लीड हुआ है, रिकॉर्ड पे आया है, जुबानी जो होती है, वो सब कंसिडर होने के बाद में अगर कोर्ट को लगता है कि बाबा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए पुरावा की वजह से, या जो कुछ भी एविडेंस आया है, कम एविडेंस आया है या डिसबिलीवेबल एविडेंस है, उसकी वजह से उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। सर जैसे ये हुआ था एक 26/11 मुंबई में अपने, तो वहाँ पे जो कसाब को पकड़ा था,
सर उसको भी ट्रायल पे ले जाया गया, ये क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया एकदम सिंपल है। पता है कि ये गुनहगार है, सारे सबूत भी हैं, तो फिर इतना समय लगना और ये ट्रायल पे ट्रायल, ये सब क्यों? आपको जो मर्जी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम एक संविधान के हिसाब से, कायदे के हिसाब से चलते हैं। अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है, किसी को पनिश करना है, किसी को डिपोर्ट करना है, तो उसको आपको भले मालूम हो, ठीक है, ये गुनहगार है, इसने गुनाह किया है, जो कुछ भी है, पर उसको आपको एक बार सुनने की संधि देनी पड़ती है। ओके, दैट इज कॉल्ड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है कायदे में, आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा, फिर भले उसके लिए 1 साल लगे या 10 साल लगे, 8 साल लगे, उसके लिए आपको वो करना ही पड़ेगा। दुनिया ने देखा कसाब ने क्या किया, पर वो जब तक न्यायालय के सामने रिकॉर्ड पे एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होता है, न्यायालय के सामने आता नहीं है उस एविडेंस के स्टेज पे, क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जो अप्रोप्रिएट स्टेज पे अप्रोप्रिएट चीज़ होती है, और जजमेंट की स्टेज पे सब चीज़ ट्रायल में जो हुआ है वो कंसिडर किया जाता है। वो सब जब तक आता नहीं और जज सब कंसिडर करके अपना जजमेंट देते नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, दैट मीन्स वी कैन से कि कानून सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 14 ही एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, उसका स्टार्टिंग ही ऐसा है आर्टिकल का, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, एवरीवन हैज इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ। कायदा सबके लिए एक समान और कायदे का सबको एक संरक्षण, ऐसा उसका कहावत है। सर ऐसा होता है कि अगर किसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको जेल के अंदर डाल दिया, उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन फिर वो बंदा ये कहता है कि जब तक मेरा एडवोकेट नहीं आएगा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो ऐसा राइट है क्या? देखो कैसा है, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, इसके ऊपर नियम, काफ़ी सारे नियम दिए हैं। उसमें आरोपी को अरेस्ट करने के बाद में उसको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास में लेके जाना पड़ता है। ओके। अरेस्ट करने के बाद में वो जो अरेस्टी है उसको जिसको फ़ोन करना है, फ़ोन करके बताना पड़ता है कि बाबा ये आदमी ऐसी ऐसी जगह पे है, वो नंबर देता है और पुलिस बताते है बाबा आपका आदमी ऐसे ऐसे जगह पे है, फिर वो बोल सकता है बाबा मेरा वकील है, मुझे इससे कंसल्ट करना है, तो कंसल्ट करने का अधिकार है। पर इंट्रोगेशन के टाइम पे, मतलब पूछताछ करने के टाइम पे वकील खड़ा, मतलब वहाँ पे हाजिर हो सकता है, बट उसके प्रेजेंस में इंट्रोगेशन होगा। बट मतलब अभी मैं आप पुलिस हो, मैं इंट्रोगेशन के लिए मैं बैठा हूँ, मेरे वकील साहब बैठे, तो वकील साहब उधर से बैठ के देखेंगे इंट्रोगेशन क्या चल रहा है। ओके। बीच में आके बोलेंगे नहीं। हाँ, इंट्रोगेशन के बाद में मुझे अगर मेरे वकील साहब से कुछ पूछताछ करनी है, मैं वकील साहब से पूछताछ कर सकता हूँ। अच्छा। और ड्यूरिंग इंट्रोगेशन एडवोकेट कैन नॉट इंटरफियर, ही कैन सीक कंसल्ट एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, जो चाहिए वो। सर जैसे हम जानते हैं कि फीमेल्स के लिए लॉ होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, ट्रांसजेंडर के लिए होते हैं, ऐसा कोई कानून है जो सिर्फ मेल्स के लिए हो? नहीं, महिला और जो बच्चे होते हैं वो एक विशेष तो इसमें कप्पे में आते हैं, मतलब वेनरेबल सोसाइटी, पार्ट ऑफ द सोसाइटी बोल के उसमें वो आते हैं, छोटे बच्चे, बूढ़ी महिलाएं, और उनको स्पेशल दर्जा, स्पेशल प्रिविलेज या स्पेशल दर्जा दिया जाता है कायदे से, क्योंकि वो वेनरेबल है, उसके लिए उनके लिए स्पेशल लॉ है। मेन पीढ़ी जो पुरुष है वो वेनरेबल नहीं है। ओके। क्योंकि महिला बच्चे पुरुष के ऊपर ये डिपेंडेंट है, तो पुरुषों के लिए आज कायदे की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पत्नी पीड़ित लोग बहुत है ऑन अ फेयर नोट। क्योंकि कायदे का जितनी महिला पढ़ रही है उतनी बढ़ रही है, जो अच्छी है वो अच्छे से रह रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ, वो खुद एडवोकेट है, वो मुझे संभालती है, मेरे घर संभालती है, मेरे मम्मी पापा को संभालती है, बच्चे संभालती है, काम में भी मदद करती है। बट टेक अ केस वेयर एक एडवोकेट
ने कोई किसी से शादी किया, उसको तो कायदा पता है, राइट, ठीक है, गैर वापर कर सकती है। एक एजुकेटेड लेडी है, उसने किसी से शादी किया, ठीक है, नेट पे सर्च कर सकती है, अब कायदे की क्या मतलब एडवांटेजेस है, वो कर सकती है। तो अक्सर ऐसा कायदा बहुत गैर वापर हो रहा है, तो ऐसे स्पेशल एक्ट की ज़रूरत है, पर अभी तक नहीं है, वो आना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, सो यू नो आम जनता को ऐसा लगता है कि जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें थोड़े से सुधार होने चाहिए, तो एडवोकेट होने के नाते क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, थोड़े से सुधार होने चाहिए, मतलब सुधार हो रहे हैं। मीडिएशन फॉर नेशन का एक कंसेप्ट लॉन्च हुआ है, जहाँ पे कोर्ट में जो मैटर्स है, एखादा मैटर फाइल करने के बाद में कोर्ट दखल लेने के पहला मैटर भेजता है मीडिएशन के लिए। मीडिएशन एक मीडिएटर होता है, वो दोनों पार्टीज को बोला कि मैटर सेटल हो रहा है क्या, मैटर चालू होने के पहला ओके, वो सेटल करने का कोशिश करता है। और हमारे एडवोकेट प्रोफेशन में जितने भी वकील साहब लोग हैं, वो लोग भी काफ़ी लोग मीडिएटर्स बन गए, जो लोग ये सेटलमेंट हो जाए यही इसमें रहते हैं, दोनों पार्टीज का सेटल हो और हंसी खुशी घर घर पे जाए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर कोई डिवोर्स केस आता है, तो मेरा एक विजन है, या मैं वो विजन से केस लेता हूँ कि कोई कपल मेरे सामने आया है कंसेंट में, मुझे डिवोर्स फाइल करना है, हम दोनों को डिवोर्स चाहिए, हमारा नहीं जम रहा है, तो मेरा एक विजन है कि कोर्ट वकील के पास में कोई कपल आता है, तो वकील के पास में वकील का अप्रोच कैसा होना चाहिए, दोनों को बिठा के समझाना चाहिए, और हंसी खुशी दोनों भी हाथ पकड़े घर पे जाना चाहिए, ठीक है। और मोस्टली वकील साहब लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा बिलीफ है, जो हमारा मानना है, हमको जो सिखा है कि किसी का डिवोर्स नहीं करना चाहिए। मोस्टली अगर सेटल होता है तो सेटल करो, हाँ, वेयर देर इज नो चांसेस ऑफ सेटलमेंट, मतलब बहुत ही एक दूसरे का इतना खराबी हो गया है कि सेटल हो ही नहीं सकता। अगर 1% भी चांस है ना सेटल करने का, होने का, मैंने किसी ऐसे सेटल किए जहाँ पे नहीं करके 0.1%, 0.5% दोनों को बिठा के सेटल करके हंसी खुशी घर पे भेजा। अच्छा, ऐसा होता है। तो ऐसा मीडिएशन अलग अलग सिविल सूट्स में, कमर्शियल सूट्स में, जहाँ पे करोड़ों रुपए का जो विषय होता है, करोड़ों रुपए के लिए कोर्ट में झगड़ते हैं। तो अभी मोदी जी ने एक मीडिएशन फॉर नेशन करके एक स्लोगन आया है, जहाँ पे मीडिएशन कंपलसरी किया है, और मीडिएशन के माध्यम से अगर मैटर सेटल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये मीडिएशन का जो चल रहा है वो और गति से चलना चाहिए, एक्सेप्ट क्रिमिनल केसेस और सम केसेस। मीडिएशन मेरे हिसाब से जहाँ जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे मीडिएशन करके मैटर सेटल करना चाहिए। और क्लाइंट जो लिटिगेंट्स है, उन्होंने भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कोर्ट कचहरी में 10-10, 12-12, 15-15 साल डाल के कुछ मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। एक पैर उन्होंने भी पीछे लेना चाहिए, एक पैर उसके अपोनेंट ने भी पीछे लेना चाहिए। अगर सेटल होता है, सेटल करना चाहिए। राइट, सिर्फ ये जवाबदारी हमारा नहीं है, मतलब स्टेट का नहीं है, ये क्लाइंट लिटिगेंट्स का भी जवाबदारी है, मदद करना चाहिए सेटल करने के लिए। सर, आपके पूरे अभी तक के करियर में कोई ऐसा केस हो जो आपको भी ऐसा लगा हो कि कितना अजीब है? अजीब ऐसा नहीं हुआ। अभी रिसेंटली एक मैटर था 2019 या 20 का, स्टेप फादर थे, स्टेप डॉटर थे, उनके ऊपर रेप का चार्जेस था स्टेप डॉटर का। स्टेप डॉटर वॉज मेंटली इल, ऐसा उनका स्टेट का कहना था। अच्छा। फॉर्चुनेटली मेरे पास में वो किसी ने ब्रीफ किया, पेपर पढ़ने के बाद में जो विक्टिम थी उनकी स्टेप डॉटर, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत सी चीज़ ऐसी लेके आई कि प्रैक्टिकली आई वॉज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट कि ऐसा हो नहीं सकता है। क्या होता है, कभी कभी लोगों को फंसाया जाता है, राइट। और महिलाओं और बच्चों का वापर तो ऐसे ही, मतलब इसका होल्ड अच्छा हो एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस स्टेशन में, या जिधर चाहिए उधर थोड़ा पैसे वाला हो, अगर मुझे किसी से बदला लेना है तो मैं ऐसे किसी को भी प्लान कर सकता हूँ, अच्छा, फंसा सकता हूँ। तो फॉर्चुनेटली वो आदमी छूटा,
एक्विटल हुआ, बाइज्जत भरी हुआ, पर उसके लिए 6.5-7 साल लग गए। ओह माय गॉड। शायद 6.5 साल, 6.5 साल वो अंदर था। सर यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि इनोसेंट लोग बहुत लंबे टाइम के लिए अंदर चले जाते हैं, तो उस टाइम पे उनके ऊपर क्या बीती है, उनकी मेंटल स्थिति कैसी होती है? मेंटल स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत मतलब बहुत ख़राब हो जाती है। उनके घर वाले प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जिसके पास पैसा है ठीक है, बट जो लोअर मिडिल फैमिली का जो एक्यूज़ होता है, आरोपी होता है, उसके घर वाले हर दिन जैसे वो जेल में नरक यातना सहन करता है, उसी तरह उसके घर वाले दे गो टू वेरी हार्ड प्रोसेस, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस इन लाइफ। वकील सबको पैसा देना है, कोर्ट में जाना है, आरोपी की मुलाकात लेनी है, पेपर निकालने हैं, इसको मिलना है, उसको मिलना है, दुनिया भर की चीज़ लगती है। उसके बाद में एक इम्प्रेशन लोगों का आता है अलग, राइट। इसका एक भाई आरोपी है, इसने ये किया, उसका बाप आरोपी है, उसने ये किया। नो, लोगों का सोशल टाइज ख़त्म हो जाता है। शादी, उसकी वजह से उसकी बहनों की शादी रुक सकती है, रुकती है, मैंने देखा है। ठीक है, लोगों ने संबंध तोड़े, राइट, ऐसा हुआ है और अक्सर होता है। लास्टली जिन लोगों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपका मोबाइल नंबर हम डिस्क्रिप्शन वीडियो में डाल देंगे, तो ताकि जिन लोगों को सच में आपकी ज़रूरत है वो आप तक पहुंच सके। यस यस यस। ओके, सो सर आपने सब कुछ इतने अच्छे से समझाया और बताया। आई होप कि लोगों को उनके बेसिक राइट्स पता चल गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अभी आपने सुना कि सर ने कितने अच्छे से आपको सारे आपके राइट्स समझाए, फंडामेंटल समझाए। तो अगर पॉसिबल होगा तो हम सर के साथ में एक और पॉडकास्ट करना चाहेंगे, और अभी थोड़ी समय की कमी की वजह से हम इस पॉडकास्ट को यहीं पर विराम देंगे। तो जाते जाते बस मैं आपसे कहूँगी फिर से वो 2 लाइनें कि अगर कर्मों पर है विश्वास तो सफल होंगे तेरे सभी प्रयास। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम जी।